हेलो स्टूडेंट्स। तो इस क्लास में हम इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास तक हम इंटेंसिटी वगैरह पढ़ चुके थे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रल लाइंस की। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन। हम यहाँ पे कहते हैं कि आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन एसएचओ के केस में जब हम पढ़ते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में, तो उस समय कहते हैं हम कि फ्रीक्वेंसी में तो चेंज आता है, ठीक है, पर उनके फोर्स कांस्टेंट में किसी प्रकार का कोई चेंज देखने को नहीं मिलता। ओके, हम पढ़ चुके हैं फोर्स कांस्टेंट वगैरह क्या होते हैं, राइट। तो हम कह रहे हैं कि जब भी एक आइसोटोप का सब्स्टिट्यूशन किया जाता है, जैसे कि मान लो एक एग्जांपल लिया यहाँ पे HCl और DCl, राइट। अब कह रहे हैं कि HCl DCl में जो भी वाइब्रेशनल चेंजेस होंगे या फिर स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन या बेंडिंग वाइब्रेशन जो भी होते हैं, तो यहाँ पे वाइब्रेशंस के दौरान जो है वो दोनों ही केस में जब H को D से रिप्लेस कर देंगे तो उस केस में फ्रीक्वेंसी में तो परिवर्तन होगा, पर उसके फोर्स कांस्टेंट में किसी प्रकार का कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है। ओके, प्रीवियस क्लासेस में जो भी हमने फॉर्मूलाज पढ़े थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एनर्जी के लिए फॉर्मूला पढ़ा था कि ये होता है n+12 बाय एच न्यू। ओके, एक वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में जो एनर्जीज होती है उनके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था ये। अब मैं कहती हूँ कि एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है HCl, उसके लिए जो भी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा होंगे वो स्पेक्ट्रा के दौरान जो ट्रांजिशंस हो रहे हैं वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में, उन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स का जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो ये है। अब मैं कहूँ कि इसे D से रिप्लेस कर दिया H को, उस समय इस केस में वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स जिनके बीच में ट्रांजिशंस हो रहे हैं उनके लिए फॉर्मूला हो जाएगा V'। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है V'। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे जो इसमें फ्रीक्वेंसी है उसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद हो तो मैंने बताया था, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ते हैं हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के केस में, ये होता है 1/2π √k/μ हो जाएगा। ठीक है, HCl के केस में ये होगा, जबकि DCl के केस में जब आप लिखेंगे तो इसे इस प्रकार से लिखेंगे μ', यानी कि क्या वाइब्रेशनल ये जो फोर्स कांस्टेंट है इसमें तो किसी प्रकार का चेंज नहीं हुआ, ठीक है, कांस्टेंट है, जबकि यहाँ पे म्यू जैसे ही चेंज हो रहा है रिड्यूस्ड मास। म्यू क्या है यहाँ पे? रिड्यूस्ड मास। याद होगा आप सबको रिड्यूस्ड मास क्या होता है? m1 m2 बाय m1 प्लस m2। ठीक है, ये जैसे ही चेंज होगा वैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी जो है V से V' बदल जाएगी सब्स्टिट्यूशन के दौरान, राइट। तो इसे आप यहाँ पे कह सकते हो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब कहते हो कि इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करने पर कर दो, क्या होगा? ये 1/2π k/μ और ये 1/2π k/μ। ठीक है, डैश 1/2π से 1/2π कैंसिल, ये के √k से √k कैंसिल, तो पीछे बचा क्या हमारे पास? ये आपको मिलता है v/μ/μ0, और ये रूट में जो μ' है वो ऊपर चला जाएगा। ओके, ये ऊपर चला गया और यहाँ का जो रूट में म्यू है वो नीचे आ जाएगा इस तरह से, और ये आपका बन जाता है यहाँ पे फॉर्मूला μ/μ' = √μ'/μ। ठीक है, इस फॉर्मूला को यूज करके आप क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको दो डायटोमिक मॉलिक्यूल दिए गए हैं जिनमें दोनों में क्या केस है? सब्स्टिट्यूशन का केस है, आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन का, उसमें अगर एक डायटोमिक मॉलिक्यूल की वैल्यू आपको दे रखी है फ्रीक्वेंसी की, तो आप आराम से दूसरे की निकाल सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे रिड्यूस मास तो खुद ही कैलकुलेट करना होगा। मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, उसके आधार पे आप इजीली इसे समझ पाएंगे। जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन लिखते हैं हम अभी, द फ्रीक्वेंसी of OH stretching, the frequency of OH stretching vibration in CH3OH is
3300 centimeter inverse, right? Then estimate the frequency of, estimate the frequency of OD, stretching vibration in CH3OD. ओके, इन CH3OD कैसे करोगे? देखो, कह रहा है कि जो CH3OH मॉलिक्यूल है, यानी कि जो मीथेनॉल है, उसमें जो OH बॉन्ड है उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, इस OH बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है? इसकी फ्रीक्वेंसी इसने कहा 3300 सेंटीमीटर इनवर्स है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ OH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन इन CH3OH इज दिस। अब ये कह रहा है कि अब मैंने क्या किया कि इस H को रिप्लेस कर दिया इसके आइसोटोप से, D से रिप्लेस कर दिया। तो अब बताओ कि यहाँ पे इस OD की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, ठीक है। सिंपल ये पूछ रहा है कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। हालांकि ये पूरा मॉलिक्यूल डायटोमिक नहीं है, पर हम बात किस बॉन्ड की कर रहे हैं? सिर्फ OH और OD बॉन्ड की, इसी बॉन्ड की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने कहा डायटोमिक। ओके, तो आप एक पर्टिकुलर बॉन्ड की यहाँ पे आराम से बात कर सकते हो और उसके लिए जो है फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आपको करना क्या है? कुछ खास नहीं। देखो, पहले आपको इसका रिड्यूस्ड मास निकालना होगा। कैसे निकालोगे? देखो, रिड्यूस मास फॉर OH, ओके। ऑक्सीजन का मास क्या होता है? 16, हाइड्रोजन का होता है 1, M2 M1 प्लस M2, ठीक है। तो ये हो गया 16/17। रिजल्ट क्या हो गया? यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा इसका, सॉल्व करोगे इससे तो 0.94, ओके। इसी तरह से यहाँ पे OD का रिड्यूस मास निकालना है डैश में आपको, तो ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे 16 तो इसका था ऑक्सीजन का, और D का क्या होता है? D का यहाँ पे 2 होगा, है ना। रिप्लेस किया है, ड्यूटेरियम का तो 2 ही होता है, तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे 2, 16 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 32/18, ओके। तो इसे सॉल्व करके रिजल्ट आएगा हमारा 1/77, ओके। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया है? अब दोनों का ही रिड्यूस मास मिल गया है। आपको म्यू डैश चाहिए था वो भी मिल गया, आपको म्यू चाहिए था वो भी मिल गया, ओके। यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है हमने, म्यू डैश बाय म्यू। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वाले की दे रखी है ना। म्यू की फ्रीक्वेंसी तो दे रखी है 3300 सेंटीमीटर इनवर्स, राइट। और ये न्यू डैश निकालना है आपको। यहाँ पे न्यू डैश भी दे रखा, म्यू डैश भी दे रखा है, कितना? 1.77, और यहाँ पे म्यू दे रखा है आपको 0.94। जब भी इसे सॉल्व करते हो तो रिजल्ट आपका आता है इसका 1.37। तो जैसे ही 1.37 आता है हम लिखेंगे यहाँ पे 3300 न्यू डैश, सेंटीमीटर इनवर्स था ये, तो ये 1.37, ओके। इजी है, मैथमेटिक्स तो इजी है, कंसेप्ट समझना समझो। ये क्या करेंगे हम? ये न्यू डैश इधर चला जाएगा, ये इसके अपॉन में आ जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 3300/1.37 सेंटीमीटर इनवर्स। सॉल्व किया, रिजल्ट क्या आया? 2408 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा सॉल्व होगा और आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी OD की जब आप सब्स्टिट्यूशन करते हो, ठीक है। तो ये था आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इन SHO या फिर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, ओके। नेक्स्ट अभी बढ़ते हैं हम कि फोर्स कांस्टेंट कैसे डिटरमाइन करोगे। फोर्स कांस्टेंट जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं, के फोर्स कांस्टेंट होता है, के फोर्स कांस्टेंट होता है, ठीक है। मैंने बताया भी है के फोर्स कांस्टेंट है, और के किस पर के जो है वो क्या बताता है? एक डायटोमिक मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ को बताता है, ठीक है। तो अभी लिखते हैं हम यहाँ पे क्या,
determination of force constant, determination of force constant and qualitative relation of force constant and bond energies. ओके, क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे कि पहले तो हम डिटरमाइन करेंगे कि फोर्स कांस्टेंट क्या होता है, उसके बाद देखना है कि फोर्स कांस्टेंट और बॉन्ड की एनर्जीज के बीच में क्या रिलेशन है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. अभी क्या कह रहे हैं हम कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ, पहले भी बहुत बार बताया हुआ है मैंने कि एक डायटोमिक मॉलिक्यूल में या फिर एक मॉलिक्यूल में जो दो एटम्स के बीच में बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है वो उसके फोर्स कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल होती है. फोर्स कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि जितना फोर्स कांस्टेंट ज्यादा होगा बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा होगी. ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम कि जब एक डायटोमिक मॉलिक्यूल को कंसिडर किया जाए, व्हेन अ डायटोमिक मॉलिक्यूल is considered as SHO, then क्या कि जब एक डायटोमिक मॉलिक्यूल को SHO के रूप में कंसिडर किया जाए उस समय पे आप कह सकते हैं कि F किसके प्रोपोर्शनल होता है, X के प्रोपोर्शनल होता है. क्लास में मैं ये चीजें बता चुकी हूँ आपको कि यहाँ पे X, जब मैंने हुक्स लॉ पढ़ाया था तो मैंने बताया था ये X क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है. ठीक है, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि सो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ क्या कहता है हुक्स लॉ, पढ़ चुके हैं हम कि F इज इक्वल टू माइनस KX होता है ना. SHO में क्या, हम एक डायटोमिक मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड के बीच का एटम्स के बीच का जो भी बॉन्ड होता है उसे हम स्प्रिंग की तरह मानते हैं और हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम के दोनों ही तरफ जो स्ट्रेचिंग वगैरह होगी वो इक्वल अमाउंट में होगी. ठीक है, तो उस केस में हमने हुक्स लॉ पढ़ा था कि F इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस KX होता है. यहाँ पे हम कहें कि X अगर मैं 1 सेंटीमीटर रख दूं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है अगर 1 सेंटीमीटर रख दूं, तो उस केस में मेरी इक्वेशन यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे ये 1 मान लो, इसे 2 मान लो, तो उस केस में इक्वेशन नंबर 3 क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी F इज इक्वल टू माइनस के. ठीक है, F इज इक्वल टू माइनस के. अब जो हमने यहाँ पे तो क्या बता रहे हैं कि बॉन्ड की जो स्ट्रेचनिंग होनी है, यहाँ पे स्ट्रेचिंग वगैरह होनी है, उसमें कितना फोर्स लगता है वो किसके बराबर, माइनस के बराबर यहाँ पे होगा. अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन के का. देखो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी देखें हम, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इतनी बार पढ़ा है हमने, क्या होता है 1/2 रूट के म्यू. तो यहाँ से आप वैसे भी डायरेक्ट कह सकते हो कि एक अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल लिया है तो उसका म्यू उसके लिए तो कांस्टेंट ही होगा. उस केस में आप कह सकते हो कि म्यू किसके बराबर होता है, यहाँ पे रूट के प्रोपोर्शनल होता है ना. तो आगे देखते हैं हम इसी में कि अगर एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ली जाए ये, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है. अगर मैं कहूँ कि मैं इसे C से डिवाइड कर दूं तो ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा. ओके, और V/C को आप न्यू बार भी लिख सकते हो और एक फॉर्म में हमने लिखा था ये ओमेगा ई बार के रूप में भी लिख सकते हो. तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है 2πC रूट K/म्यू. ठीक है, ये फॉर्मूला. अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4. इक्वेशन नंबर 5 अगर फ्रीक्वेंसी कंसिडर कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 6. अब आपको सिंपली यहाँ पे करना क्या है, 2πC को उधर ले जाओ बराबर के, है ना. तो पीछे बचेगा क्या, इधर रूट K/म्यू. ओके, और ये हो जाएगा हमारा 2πC ओमेगा ई बार. ओके, ये हो गया.
उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पे रूट दे रखा है इसे आप हाफ के फॉर्म में भी देखते हो, तो ये जब बराबर के उधर जाएगा तो स्क्वायर में लग जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं हम k बाई म्यू और ये 2 पाई c ओमेगा e बार का स्क्वायर। सॉल्व करोगे क्या आएगा, 4 पाई स्क्वायर c स्क्वायर ओमेगा e का स्क्वायर। ठीक है, और हमें निकालना क्या था, इवेलुएट क्या करना था, हम किसके लिए डेरिवेशन कर रहे हैं, फोर्स कांस्टेंट के लिए कर रहे हैं। रिजल्ट क्या गया है हमारा, यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और ये म्यू। हमें क्या मिल गया है यहाँ से, हमें मिल चुका है यहाँ से फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू k। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इस प्रकार आप किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए अगर उसका मास आपको पता है, उस डायटोमिक मॉलिक्यूल का मास आपको पता है, तो इजीली वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी और मास को यूज करके आप फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, सी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्ञात कर लो। ठीक है, म्यू की वैल्यू ज्ञात कर लो और इजीली जो है आप उस मॉलिक्यूल, उस डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए फोर्स कांस्टेंट जो है वो कैलकुलेट कर लो। ओके, और वो फोर्स कांस्टेंट जो है वो अल्टीमेटली आपको क्या बताएगा, उस डायटोमिक मॉलिक्यूल के बॉन्ड के बीच का जो स्ट्रेंथ होगा उसे बताएगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम अभी बॉन्ड एनर्जीज एंड फोर्स कांस्टेंट। बॉन्ड एनर्जीज एंड फोर्स कांस्टेंट के बीच का रिलेशन। ओके, राइट, देखो टेबल बना लेते हैं सिंपल से। ओके, क्या करना है, 3 मॉलिक्यूल लेंगे हम और कंपेयर करेंगे कि उनमें जो फोर्स कांस्टेंट चेंज होता है उस फोर्स कांस्टेंट में चेंज के साथ किस तरह का परिवर्तन देखने को मिलता है बॉन्ड एनर्जीज के बीच में, राइट। और उसके आधार पर फिर यहाँ पे आप लिखेंगे फ्रीक्वेंसी की जगह लैम्डा। ओके, ये है आपके यहाँ पे बॉन्ड किसके किसके बीच में, देखो ये हमने लिया HI, ये हमने लिया HCl डायटोमिक मॉलिक्यूल है सारे, और ये हमने लिया यहाँ पे HBr। ठीक है, यहाँ पे जो है IR अब्जॉर्प्शन में जो हम फ्रीक्वेंसी ना लेकर के लैम्डा मैक्स लेते हैं, हमेशा याद रखना लैम्डा मैक्स जो है वो फ्रीक्वेंसी का रिवर्स होता है। लैम्डा मैक्स क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का रिवर्स होता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी ना लेकर के लैम्डा मैक्स ले रहे हैं। यहाँ पे हम ले रहे हैं फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू, फोर्स कांस्टेंट। ओके, और इधर हम लेते हैं बॉन्ड एनर्जीज जो कि किलो जूल में ली गई है। ठीक है, किलो जूल पर मोल में ली गई है, राइट। अब देखो जो बॉन्ड एनर्जीज है वो HI के लिए 2.97, इसके लिए सॉरी 297, ओके, ये 297, ये है हमारी 427 और ये है 565। फोर्स कांस्टेंट देखो यहाँ पे 3.2, 4.8 और 9.7, और जो ये लैम्डा मैक्स होगी इसकी 4.48, 3.47 और ये 3.44। ओके, आप नोटिस करो यहाँ पे कि जैसे जैसे आप नीचे बढ़ रहे हो यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी,
यानी कि HI के केस में फोर्स कांस्टेंट सबसे कम होता है, उससे ज्यादा HCl में होता है, फिर जो है HBr में होता है। ठीक है, तो जिसमें फोर्स कांस्टेंट ज्यादा है आप नोटिस करोगे उसके बॉन्ड एनर्जीज भी ज्यादा है 565, जिसका फोर्स कांस्टेंट कम है उसकी बॉन्ड एनर्जीज भी कम है 297। यानी कि फोर्स कांस्टेंट बेसिकली ये बता रहा है कि एक डायटोमिक मॉलिक्यूल के बीच में जो ये बॉन्ड है इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसका सामर्थ्य कितना है। जितना ज्यादा फोर्स कांस्टेंट उस बॉन्ड का बॉन्ड सामर्थ्य, बंध सामर्थ्य भी उतना ही ज्यादा, यानी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर है इतना? ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा हमने लैम्डा मैक्स लिया है, फ्रीक्वेंसी नहीं लिया, तो ये जो है नीचे जाने पर जैसे जैसे फोर्स कांस्टेंट बढ़ता है वैसे वैसे लैम्डा मैक्स घटता है। पर अगर फ्रीक्वेंसी होती तो जैसे जैसे फोर्स कांस्टेंट बढ़ता है वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है, क्योंकि ये तो होती है 1/λ के, जबकि ये फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल किसके होती है, ये फोर्स कांस्टेंट रूट के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लैम्डा मैक्स बढ़ने के साथ साथ वेवलेंथ तो घटती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, साथ ही साथ फोर्स कांस्टेंट बढ़ने के साथ साथ ही आपकी बॉन्ड एनर्जीज भी बढ़ती है, जो कि बंध सामर्थ्य को बताती है कि बॉन्ड कितना स्ट्रांग है। तो यहाँ से फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू देखकर ही आप बता सकते हैं कि कौन जो है यहाँ पे इजीली H+ दे देगा। तो जिसका फोर्स कांस्टेंट जितना कम होगा वो इजीली जो है यहाँ से H+ दे देगा। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि HI is the strongest acid here, strongest acid। ठीक है, HCl, HBr और HI में से HI जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, क्योंकि बहुत आसानी से H+ दे देता है, इसके बॉन्ड स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं होती है। क्लियर? तो ये था आज का टॉपिक, यहीं पे हम जो है वो समाप्त करते हैं हमारे आज की क्लास को। नेक्स्ट क्लास में हम जो है एनहार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा रियल केस है। अब तक जो हमने पूरा पढ़ा है वो सारा हम SHO के केस में पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो कि आइडियल केस था। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम रियल केस पढ़ेंगे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा का। राइट, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।